नमस्कार बच्चों। तो कैसे हैं आप। तो बच्चों, इसके पहले वाले पार्ट में मैंने आपको 2 नंबर के जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे सामाजिक विज्ञान के, जो आपका अपना अगला पेपर है, उसके बारे में बताया था। और अब मैं आपको इस पार्ट में बता रहा हूँ जो क्वेश्चन 3 नंबर और 4 नंबर के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन हैं। इन्हीं प्रश्नों में से आपको पेपर में रखे मिलेंगे। इसके बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। तो आप पूरी वीडियो बड़े ही ध्यान से देखिए और आखिरी में आपको एक ऐसा प्रश्न मिलेगा जिसको आप बड़े ही आसानी के साथ में कर सकते हैं और जो आपको फ्री के 4 नंबर देकर जाएगा। तो आप मेरे साथ में बने रहिए और पूरे प्रश्नों को बड़े ध्यान से देखिए और इनको नोट करते जाइए अपनी कॉपी में। तो आइए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको 3 नंबर के जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न जो 3 नंबर वाले उनके बारे में बताऊंगा। आपका जो अगला पेपर है वो सामाजिक विज्ञान का है। इस पेपर में ये सारे के प्रश्न आपको इन्हीं में से रखे मिलेंगे 100%। ये आपकी सच्ची बात है। अगला देखिए, पहला प्रश्न है अपना इसमें, भारत में वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है, समझाइए। ये पहला प्रश्न है, भारत में वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है, समझाइए। आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। अगला चलिए, अपना अगला दूसरा प्रश्न है जो 3 नंबर वाला है, ये है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 क्या है, लिखिए। आप इसके बारे में भी अच्छे से पढ़ लेना। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम क्या है, इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ना। ये आप पर बन जाएगा। बहुत ही सरल प्रश्न है, क्योंकि यदि मैं आपको इसमें आंसर बताने लगा तो ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। इसलिए मैं इसके आंसर आपको नेक्स्ट पार्ट में इन सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको बताऊंगा, जो कि मैं आपको 1-2 दिन में अपलोड करवा दूंगा। तब तक आप इनकी खुद प्रैक्टिस कीजिए। देखिए कहाँ पर ये प्रश्न है। तो चलिए, अगला अपना प्रश्न है, भारत में वन संरक्षण के कोई 3 उपाय लिखिए। भारत में वन संरक्षण के कोई 3 उपाय बताना है कि भारत में हम वनों को कैसे संरक्षित कर सकते हैं। कोई 3 उपाय आपको बताना है। अगला अपना प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र क्या है और वन पारिस्थितिकी तंत्र की उपयोगिता बताइए। पारिस्थितिकी तंत्र क्या है और वन पारिस्थितिक तंत्र की उपयोगिता बताइए। आप ये भी अच्छे से प्रश्न पढ़ लेना। अगला अपना प्रश्न है, जैव विविधता क्या है, मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, समझाइए। जैव विविधता पढ़ के जाना, जैव विविधता क्या है और मानव जीवन में यह क्यों महत्वपूर्ण है। तो अगला अपना प्रश्न है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, संघीय शासन व्यवस्था क्या है, समझाइए। तो क्या होता है, संघीय शासन व्यवस्था में क्या होता है, जो भारत जो प्रधानमंत्री होता है वो शासन करता है और उसकी सहायता के लिए अन्य मंत्री परिषद भी होते हैं। ये क्या कहलाती है, संघीय शासन व्यवस्था। या जब केंद्र और राज्य में अलग अलग सरकारें क्या करती हैं, काम करती हैं, तो इस प्रकार की शासन व्यवस्था संघीय शासन व्यवस्था कहलाती है। आप इसको अच्छे से देख लेना। ये बाकी मैं अगली वीडियो में आपको इन सभी क्वेश्चनों के हल भी बताऊंगा। अगला अपना प्रश्न है, केंद्र और राज्य में सत्ता का विभाजन कैसे हुआ है, समझाइए। केंद्र और राज्यों में सत्ता का विभाजन कैसे हुआ है, समझाइए। आप इस प्रश्न को हल करके देखना और पढ़ना। बहुत ही सरल प्रश्न है। अगला अपना 8वां प्रश्न है, एकात्मक शासन व्यवस्था क्या है, इसके 3 दोष लिखिए। एकात्मक शासन व्यवस्था क्या है, इसके 3 दोष लिखिए। तो एकात्मक शासन व्यवस्था के 3 दोष लिखना है आपको। एकात्मक व्यवस्था क्या कहलाती है, एकात्मक शासन जिसमें किसी एक व्यक्ति का शासन हो उसको हम कहते हैं एकात्मक शासन व्यवस्था। इसके दोष क्या हैं, इसके 3 दोषों को आपको, जैसे वह व्यक्ति कुछ भी निर्णय ले सकता है, किसी को भी कोई भी सजा दे सकता है, ये सब क्या होते हैं, इसमें जनता का कोई भी नियंत्रण नहीं होता, कोई भी हाथ नहीं होता। तो जब कोई शासन की सभी शक्तियां एक व्यक्ति के हाथ में हो तो इस व्यवस्था को हम कहते हैं एकात्मक शासन व्यवस्था।
तो आइए हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अपना अगला प्रश्न है, संघीय शासन व्यवस्था की 3 विशेषताएं लिखिए। तो संघीय शासन व्यवस्था, आप इसकी 3 विशेषताएं लिखिए। जैसे इसमें जनता शासन की स्वामी होती है, जनता अपना प्रतिनिधि स्वयं चुनती है और जो सरकार होती है वो जनता के हित के लिए काम करती है। तो इस संघीय शासन व्यवस्था की ये विशेषताएं हो जाती हैं। अगला प्रश्न है, संघवाद क्या है, इसकी विशेषताएं बताइए। आप इसको भी अच्छे से पढ़ लेना। इसके बाद अगला अपना प्रश्न है, सत्ता के विकेंद्रीकरण से क्या आशय है। सत्ता के विकेंद्रीकरण से क्या आशय है, ये भी मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, ये भी आप अच्छे से पढ़ के जाना। चलिए तो हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय बैंक क्या है, इसके मुख्य कार्यों को लिखिए। तो केंद्रीय बैंक क्या है, जो अन्य सभी बैंकों को मान्यता देने का काम करता है, उसे हम क्या कहते हैं, केंद्रीय बैंक। तो देश में उपलब्ध वह बैंक जो अन्य सभी बैंकों पर नियंत्रण रखता है और बैंकों को मान्यता देने का कार्य करता है, ऐसे बैंक को हम केंद्रीय बैंक कहते हैं। तो इसके मुख्य कार्यों को लिखना है। जैसे इसका मुख्य कार्य क्या है, अन्य सभी बैंकों पर निगरानी रखना, उनके कार्यों की देखरेख करना, और क्या इसका एक और कार्य है जैसे अन्य बैंकों को मान्यता देना। तो ये सभी केंद्रीय बैंक के कार्य हैं। मुद्रा का चलन करना, नई मुद्रा को छापना, ये सभी कार्य केंद्रीय बैंक के द्वारा किए जाते हैं। 12 प्रश्न हो गए हैं बच्चों अपने 3 नंबर वाले। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, इन्हीं प्रश्नों में से आपके 100% हैं, इन्हीं प्रश्नों में से आपके 3 और 4 नंबर के प्रश्न बनेंगे। तो आप इन प्रश्नों को बड़े ही अच्छे से हल करना, याद करना, आप इसको सीरियसली लेकर पढ़ना, क्योंकि यदि जिसने भी यह प्रश्न पढ़ लिए तो उसके बारे न्यारे हैं और आपके पूरे नंबर पक्के हैं। तो आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अपना अगला प्रश्न है, मुद्रा क्या है, इसके कार्य लिखिए। तो आपको मुद्रा के बारे में बताना है, मुद्रा क्या है और मुद्रा के कार्यों को लिखना है। आप इसको भी पढ़ लेना। इसके बाद अगला अपना प्रश्न है, ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक स्रोतों में अंतर लिखिए। इसके बाद अगला प्रश्न है, औपचारिक व अनौपचारिक ऋण में कोई 3 अंतर लिखिए। एक से प्रश्न है ये दोनों, आप AIMP समझिए, इनमें से एक प्रश्न जरूर बनेगा। तो बच्चों ये थे हमारे 3 नंबर वाले महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपको परीक्षा में पूछेंगे। तो ये 3 नंबर वाले प्रश्न यहाँ पर ख़त्म होते हैं। इन्हीं 15 प्रश्नों में से आपको 3 नंबर के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आइए अब हम चलते हैं 4 नंबर के प्रश्नों की ओर जो कि आपको परीक्षा में आएंगे। तो बच्चों हम देख रहे हैं 4 अंक वाले मोस्ट IMP प्रश्न। इन्हीं प्रश्नों में से आपको 4 नंबर वाले प्रश्न मिलेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी लिखिए। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी लिखिए। यदि आपको ये एक बड़ा टॉपिक है, मैंने आप इस जलियांवाला बाग हत्याकांड की अलग से वीडियो पहले से बना के रखी है, आपने यदि नहीं देखी है तो अभी आप प्लेलिस्ट में जाकर हिस्ट्री दिखेगा, उधर आपको ये वीडियो मिल जाएगी जलियांवाला बाग हत्याकांड की। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी लिखी। आपको बहुत चांस है कि यही वाला प्रश्न आपको परीक्षा में देखने के लिए मिले। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत क्यों आया एवं भारतवासियों ने इसका बहिष्कार क्यों किया। तो साइमन कमीशन के बारे में आपको पूछ सकते हैं कि साइमन कमीशन भारत क्यों आया था। साइमन कमीशन भारत इसलिए आया था क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने को यह पता करना था कि जो सन 1919 में जो रॉलेट एक्ट लागू हुआ था वो कहां तक सफल रहा। इसकी जांच करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक कमीशन गठित किया जिसकी अध्यक्षता सर जॉन साइमन कर रहे थे। इस कमीशन में कुल 7 सदस्य थे और बच्चों 7 के 7 सदस्य अंग्रेज थे। अब भारतवासियों ने इसका बहिष्कार क्यों किया, सवाल उठता है। क्योंकि भारतवासियों ने इसका बहिष्कार इसलिए किया क्योंकि इसमें 7 के 7 सदस्य अंग्रेज थे, भारतवासियों का इसमें कोई भी प्रतिनिधि नहीं था।
इसलिए भारतवासियों ने इसका क्या किया, बहिष्कार किया। जहां भी यह कमीशन जाता था इसको झंडे दिखाए जाते थे, साइमन लौट जाओ के नारे लगाए जाते थे। बच्चों इसी आंदोलन का नेतृत्व करते हुए या विरोध करते हुए लाला लाजपत राय की पुलिस की लाठियों के प्रहार से मृत्यु हो जाती है और वो देश के लिए शहीद हो जाते हैं। तो ये था साइमन कमीशन। तो आप इसको भी अच्छे से पढ़ लेना, ये भी बन सकता है। अगला अपना प्रश्न है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया और इसको बीच में ही क्यों स्थगित कर दिया? तो ये भी मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों शुरू किया था और इसको बीच में स्थगित क्यों कर दिया? तो बच्चों गांधी जी ने असहयोग आंदोलन सन 1920 में शुरू किया था। इसका उद्देश्य था रोलेक्ट एक्ट का विरोध करना, जलियांवाला बाग हत्याकांड का विरोध करना और अंग्रेजों की गलत नीतियों का विरोध करना और पूर्ण स्वराज की प्राप्ति इस आंदोलन के क्या थे, उद्देश्य थे। अब सवाल उठता है गांधी जी ने इसको रोका क्यों था, इसको बीच में स्थगित क्यों किया था? तो इसको बीच में बच्चों इसलिए स्थगित कर दिया था क्योंकि एक चोरा चोरी नामक स्थान पर एक भीड़ ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी थी, जिसमें 22 अंग्रेज अधिकारी जलकर क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। जैसे ही इस घटना की खबर गांधी जी को चलती है तो गांधी जी को बहुत ही दुख होता है और वो इस आंदोलन को बीच में ही स्थगित कर देते हैं और या रोक देते हैं। चलिए तो हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन पर टिप्पणी लिखी। आप इसको भी अच्छे से पढ़ के जाना, सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था, इस पर टिप्पणी लिखिए। इसके बाद अगला अपना प्रश्न है, राजनीतिक दलों के 4 कार्यों को लिखिए। राजनीतिक दलों के आपको 4 कार्य को अच्छे से पढ़ के जाना है। ये भी मोस्ट आईएमपी प्रश्न है जो आपको परीक्षा में बनेगा। अगला अपना प्रश्न है, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों है, समझाइए। तो लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों होती है, समझाइए। तो ये भी आप अच्छे से पढ़ लेना। अगला अपना प्रश्न है, क्षेत्रीय दल एवं राष्ट्रीय दल में अंतर स्पष्ट कीजिए, अंतर लिखिए। क्षेत्रीय दल और इसके पहले बच्चों एक और प्रश्न था, वो ये हो गया, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की क्यों आवश्यकता है। ठीक है, ये है अपना क्षेत्रीय दल और राष्ट्रीय दल। ये भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, इसको आप बड़े ही ध्यान से पढ़ना, क्षेत्रीय दल और राष्ट्रीय दल में अंतर। इसके बाद अगला अपना प्रश्न है, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका का वर्णन कीजिए। आप इसको भी अच्छे से पढ़ लेना। तो ये थे हमारे बच्चों 4 नंबर के कुल 8 प्रश्न। 8 ही प्रश्नों में से आपको परीक्षा में 4 नंबर का प्रश्न देखने को मिलेगा। इसके बाद जो मैप वगैरह है उसको वो भी आते हैं, वो मैप वाले प्रश्न मैंने इसमें नहीं लिखे हैं, तो अब मैप वाले प्रश्न आप खुद हल करके देखना। तो ये थे हमारे मोस्ट आईएमपी प्रश्न 4 नंबर और 3 नंबर वाले। इन्हीं प्रश्नों को तैयार कर लीजिए, आपके पूरे नंबर पक्के हो जाएंगे। और बाकी जो मैप है इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भरने के बता दूंगा कैसे वो आपको भरना है दिया आएगा। तो तब तक के लिए आप इन प्रश्नों को हल कीजिए और इन्हीं को हल करके आप अपने पूरे नंबरों को परीक्षा में सुनिश्चित कीजिए। तो तब तक के लिए आप हंसते रहिए, इन प्रश्नों को तैयार कीजिए, अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत। और जिसने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। धन्यवाद।